हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा आई होप। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिवीजन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आज मैं लेने जा रहा हूं वो है ब्रांच अकाउंट्स। एक ऐसा चैप्टर जो इंस्टीट्यूट एवरी एग्जामिनेशन एक 7 मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपको जनरली ब्रांच अकाउंट के चैप्टर से दिखाई देगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया था, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 में एक ब्रांच अकाउंट एक इंश्योरेंस क्लेम, कभी कभी एक डिपार्टमेंट एक इंश्योरेंस क्लेम, इस तरीके से आपको 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने YouTube कमेंट्स में कहा था कि सर आप अपने रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स लेना, तो आज मैं आपके साथ ये ब्रांच अकाउंट्स का चैप्टर रिवाइज करूंगा। हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कैसे हम 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सके। बिफोर आई स्टार्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की। इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच। इंस्टीट्यूट ज्यादातर 90% टाइम्स अगर चैप्टर से क्वेश्चन देता है तो वो आपको देता है डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम से क्वेश्चन। डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, रिटेल ब्रांच वाले कॉन्सेप्ट से यहीं से क्वेश्चन पूछता है। 10% ऑफ द टाइम्स यानी बहुत कम वो आपसे इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन पूछता है। और फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस तो किया है सिलेबस में, बट अभी तक उतना खास पूछा नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जब हम रिवीजन कर रहे हो तो हमारा सारा फोकस डिपेंडेंट ब्रांच पर होना चाहिए। आइए एक एक करके हम रिवीजन करते हैं पहले, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू वगैरह से, सो दैट वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर। हड़बड़ाना मत, आराम से चलना, एक एक बात सुनते रहना, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चले जाए। सबसे पहले ब्रांच होता क्या है? ब्रांच बिजनेस का एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है। अगर एक एंटिटी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है ज्योग्राफिकली, कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर के डोर स्टेप्स तक पहुंचना है, तो एंटिटी क्या करता है? जगह जगह पर अपनी दुकानें खोलता है, आउटलेट्स खोलता है, ब्रांचेस खोलता है। यही जो एंटिटी जगह जगह पर अपनी ऑफिसेस खोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। कोई भी ब्रांच अपने हिसाब से धंधा नहीं करता है। ब्रांच को धंधा करने के लिए जो पैसा चाहिए, एसेट चाहिए, किस तरीके से धंधा करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा एचओ से गाइडेंस मिलता है। एचओ के सुपरविजन एंड डायरेक्शन में ब्रांच काम करता है। कोई भी ब्रांच अपने इच्छा से ऑपरेट नहीं करता, वो हमेशा एचओ के सुपरविजन में ऑपरेट करता है। मैं बोल सकता हूं ब्रांचेस दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक ब्रांच, एक होती है फॉरेन ब्रांच। वो ब्रांच जो सेम कंट्री में ऑपरेट कर रही है, जहां हेड ऑफिस है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक। वो ब्रांच जो किसी दूसरे कंट्री या नेशन में ऑपरेट कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। जैसे मान लो हमारी कंपनी इंडिया में है, तो अगर उसकी इंडिया में ही ब्रांचेस है तो ये सारी ब्रांचेस डोमेस्टिक ब्रांचेस मानी जाती है। अगर उसकी कोई यूएसए में, दुबई में, रशिया में कोई ब्रांच है तो इसको हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए डोमेस्टिक ब्रांच दो टाइप की हो सकती है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन कर सकती है, खुद मेंटेन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करती है। जितने भी ट्रांजैक्शन ब्रांच में हो रहे हैं उसकी अकाउंटिंग हम लोग ब्रांच के ही बुक्स में करते हैं, ब्रांच का ही सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन नहीं करती, जिसके ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। तो ब्रांच डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करती है, उन ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को देती है, और हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच की भी अकाउंटिंग करता है। ऐसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज इनडिपेंडेंट, बिकॉज उनको वहां पर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि वो उस कंट्री में भी अपनी सारी बातें, इंफॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट से शेयर कर सके। टैक्स पर्पस के लिए, दूसरे पर्पस के लिए उसको वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद ही से मेंटेन करने पड़ते हैं। तो फॉरेन ब्रांच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, बट डोमेस्टिक ब्रांचेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हेड ऑफिस कैसे अकाउंटिंग करवाना चाहता है। वो अगर चाहता है ब्रांच की अकाउंटिंग ब्रांच में ही मेंटेन हो तो दिस इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो अगर चाहता है ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करे तो दिस इज डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम। तो ये 3 ब्रांचेस हो गए जो मैं आपको बोल रहा था, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम, इंडिपेंडेंट ब्रांच का सिस्टम और फॉरेन ब्रांच के बारे में। ये 3 हमें चैप्टर्स में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, वो है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग जब हेड ऑफिस करता है, ट्रांजैक्शन ब्रांच में हो रहे हैं, सारा ट्रांजैक्शन ब्रांच कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। यानी हेड ऑफिस के बुक्स में अब हेड ऑफिस अपना तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता ही है, ब्रांच के भी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, और ब्रांच के भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा।
तो ट्रांजैक्शन ब्रांच कर रहा है, टाइम टू टाइम जितना भी ट्रांजैक्शन होता है इंफॉर्मेशन वो हेड ऑफिस को भेजता है और हेड ऑफिस उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने बुक्स में ब्रांच की अकाउंटिंग करता है। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस के पास दो सिस्टम्स है, दो सिस्टम। एक सिस्टम होता है डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो सिस्टम है, एग्जाम से घुमा फिरा के दोनों ही सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी वो डेटर पूछ लेगा, कभी वो स्टॉक एंड डेटर पूछ लेगा। दोनों ही सिस्टम से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं। सबसे पहले डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हेड ऑफिस ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए अपने बुक्स में सिर्फ एक नया अकाउंट खोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। वो सारी की सारी जो ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी अकाउंटिंग करके उनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक लेजर बनाता है विच इज नोन एज ब्रांच अकाउंट। और वो लेजर ऐसे बनाता है एज इफ ब्रांच इज अवर डेटर, एज इफ ब्रांच इज अवर डेटर। तो हम लोगों को सीखना है ये ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है अंडर डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पढ़ाते समय आपको बोला अगर आप ब्रांच अकाउंट बनाना चाहते हो तो टोटल 4 स्टेप्स आपको आने चाहिए, 4 स्टेप। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट। कोई भी लेजर में पहला काम होता है ओपनिंग बैलेंसेस लिखना। ब्रांच अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। जो ओपनिंग डेट पर ब्रांच के पास एसेट्स है, एसेट्स वो सारे आ जाएंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। ब्रांच के पास स्टॉक है, ब्रांच के पास कैश है, ब्रांच के पास फर्नीचर है, ब्रांच के पास डेटर है। जितना ब्रांच के पास एसेट है वो सारा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जितनी ब्रांच के पास लाइबिलिटी है ओपनिंग डेट पर, लाइबिलिटीज वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक एक लाइबिलिटी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में आएगा जो ब्रांच के पास ओपनिंग डे पर एसेट्स और लाइबिलिटीज है, एसेट्स डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। डन। फिर इसके बाद जो डे टू डे ट्रांजैक्शन ब्रांच में हो रहे हैं उनको एचओ रिकॉर्ड करेगा। ध्यान रखिएगा डेटर सिस्टम के अंदर जब एचओ ब्रांच अकाउंट बनाता है तो वो ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वो ब्रांच के सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जहां पर एचओ एंड ब्रांच दोनों इन्वॉल्व है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एचओ और ब्रांच दोनों इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन एचओ रिकॉर्ड करेगा ब्रांच अकाउंट में। अगर ब्रांच कोई थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो एचओ बोल रहा है हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी ये आधा अधूरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसको फॉलो करके एचओ ब्रांच की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके उसके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है। तो जो ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच दोनों को इन्वॉल्व करती है सिर्फ वही आएगा ब्रांच अकाउंट में। और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा, अगर एचओ ने ब्रांच को कुछ दिया, एचओ ने ब्रांच को कुछ दिया, ब्रांच हमारा डेटर है बढ़ जाएगा, हम लोग ब्रांच अकाउंट में डेबिट करेंगे। एचओ ने ब्रांच को गुड्स दिया तो डेबिट साइड में टू गुड्स एंड टू ब्रांच। एचओ ने ब्रांच को कैश दिया तो टू कैश अकाउंट डेबिट साइड में। एचओ ने ब्रांच के खर्चे पे किए तो टू कैश अकाउंट, जो जो खर्चा पे किया ब्रांच का वो सारा एक एक करके हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर ब्रांच ने एचओ को कुछ वापस किया, पैसा दिया, गुड्स दिया, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड पर दिखेंगे, क्योंकि अगर ब्रांच कुछ वापस कर रहा है तो डेटर कम हो जाएगा एचओ का, इसीलिए हम लोग ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर गुड्स वापस किया तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। अगर कैश दिया, रेमिटेंस किया तो बाई कैश, जितना कैश ब्रांच ने एचओ को दिया। तो जो एचओ ने ब्रांच को दिया वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, जो ब्रांच ने एचओ को वापस किया वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बट सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिसमें एचओ ब्रांच दोनों इन्वॉल्व है। ब्रांच अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं है वो यहां पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इन ब्रांच एचओ ओनली रिकॉर्ड्स दोस ट्रांजैक्शन in which both HO and branch are involved, that is transaction between head office and branch, यानी expense of branch met by head office, cash remitted by branch to HO, goods sent by HO to branch, payment by branch debtor directly to HO। जहां पे branch और HO दोनों इन्वॉल्व है वही यहां पर आएगा। जो ब्रांच थर्ड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है जहां पे HO इन्वॉल्व नहीं है, HO उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, डेबिट साइड में आएगा एचओ ने ब्रांच के लिए जो किया, एचओ ने जो ब्रांच को दिया। क्रेडिट साइड में आया एचओ को जो जो ब्रांच से मिला, ब्रांच ने जो एचओ को दिया वो सारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये हो गया मेरा डे टू डे ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो क्लोजिंग डेट पर ब्रांच के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज है। अगर एसेट्स है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, स्टॉक इतना, डेटर इतना, कैश इतना, फर्नीचर इतना। तो जितने एसेट्स है वो बाई बैलेंस सीडी करके एक एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस में लिखूंगा। जितनी लाइबिलिटीज है टू बैलेंस सीडी करके एक एक लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस में लिखूंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट ब्रांच है वो क्लोजिंग बैलेंस
बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट में आएंगे। बाई बैलेंस सीडी करके सारे एसेट्स का बैलेंसेस, एसेट्स खुलता है टू बैलेंस बीडी, बंद होता है बाई बैलेंस सीडी। लाइबिलिटी खुलता है बाई बैलेंस बीडी, बंद होता है टू बैलेंस सीडी, तो सारे लाइबिलिटीज के बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आ गया, डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ब्रांच अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, प्लस माइनस करना डेबिट क्रेडिट साइड, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, वो बचेगा नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट बस इतना सही है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर वन ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सारे एसेट्स लाइबिलिटीज ब्रांच के, फिर डे टू डे ट्रांजैक्शन जिसमें एचओ ब्रांच दोनों इन्वॉल्व है वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं एसेट लाइबिलिटी का जो ब्रांच के पास पड़े हुए हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो ब्रांच का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा नेट लॉस। क्रेडिट बड़ा है मतलब प्रॉफिट, हमारा जो बैलेंस है वो नेट प्रॉफिट, और डेबिट बड़ा है मतलब खर्चा ज्यादा है तो नेट लॉस। ये हमने सबसे पहले डेटर सिस्टम में सीखा ब्रांच अकाउंट बनाना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो नींव आपको हमेशा याद रखनी है। अगर डेटर सिस्टम आपको समझ में आ गया तो इसके बाद आता है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। मैं आपको ले चलता हूं, इसके बाद आता है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस बोलता है अब धीरे धीरे ब्रांच बड़ी हो रही है, वहां पे ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, अब अगर मेरे को ब्रांच पे अच्छे से नजर रखनी है तो मेरे को ब्रांच का अकाउंटिंग सिस्टम सॉलिड करना होगा। मैं जब ब्रांच के अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आधे अधूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैं ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पे जब एचओ ब्रांच के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, एचओ सिर्फ एक सिंगल लेजर नहीं बनाएगा, एचओ एक कंप्लीट सेट ऑफ लेजर अकाउंट्स बनाएगा जहां पर ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे बहुत सारे लेजर मेंटेन करके एचओ ब्रांच के एक एक ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री फॉलो करके रिकॉर्ड करेगा। सर कितने लेजर बनेंगे? कुछ लेजर जो हमने हर क्वेश्चन में बनाए थे जो आपको याद रखने हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट है जहां से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच एसेट अकाउंट, अगर जरूरत हो कोई फर्नीचर वर्नीचर दिया हो, जरूरत हो तो बना लेना, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच पीएल अकाउंट जहां से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 6 लेजर हमने ऑलरेडी हर सम में बनाया था। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट। ये 6 लेजर हम लोग ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में बनाते हैं। वैसे डरने की बात नहीं है, इंस्टीट्यूट जब एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन देता है वो बता देता है मुझे ये 3 लेजर चाहिए, मुझे ये 4 लेजर चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन में जितना मांगा जाए उतना ही बनाना है, तो उतना ही हमारा दायरा रहेगा, हम उतना अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। यहां पे जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं किसी भी बिजनेस की, वैसे ही अकाउंटिंग करेंगे। जैसे मैं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं तो जब जब स्टॉक बढ़ेगा मैं स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते जाऊंगा, जब जब स्टॉक कम होगा मैं स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करते चला जाऊंगा। मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूं, जब जब मैं माल बेचूंगा डेटर को क्रेडिट करते चला जाऊंगा, डेटर से पैसा वगैरह डिस्काउंट वगैरह होगा क्रेडिट करते चला जाऊंगा। कैश अकाउंट बना रहा हूं, जब जब कैश आएगा, कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा, जब जब मैं कैश पेमेंट वगैरह करूंगा कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो नॉर्मल जैसे हम अकाउंटिंग सीखते हैं वो अकाउंटिंग हम यहां करेंगे। बस लेजर अकाउंट का नाम लिखते समय ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने कैश सेल किया है, कैश सेल किया है तो ब्रांच के पास कैश आया होगा तो ब्रांच का कैश बढ़ेगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब आपको सेकंड में क्या लिखना है, टू सेल्स नहीं लिखना है। सेल्स करोगे तो स्टॉक कम होगा तो स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। आप सेल्स अकाउंट अलग से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बैड डेट अकाउंट नहीं बनाते हो। जो भी आपको अकाउंटिंग करनी है इन्हीं लेजर्स के अंदर करनी है। तो मैं ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं लिखूंगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अगर मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अगर मैं ब्रांच एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। सर मान लो एचओ ने पे किया तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एचओ वाला। ब्रांच का कैश नहीं चेंज होगा क्योंकि ब्रांच ने पे ही नहीं किया, एचओ ने पे किया है तो एचओ का कैश हम कम कर देंगे। और ये सारे ट्रांजैक्शन एचओ ही रिकॉर्ड कर रहा है तो एचओ का कैश कम कर दिया जाएगा। तो डेटर सिस्टम में आधी अधूरी अकाउंटिंग हो रही थी। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम प्रॉपर्ली अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग करते हैं ब्रांच के हर एक ट्रांजैक्शन का। ये मेरा दोनों सिस्टम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। डेटर सिस्टम क्या होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या होता है। अब इसमें हमने कुछ स्पेशल चीजें पढ़ी थी। जैसे पहला पढ़ा था हमने इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट।
पहला पढ़ा था हमने इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस वैल्यू। हेड ऑफिस ब्रांच को जब गुड्स भेजता है, वो गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट ब्रांच को नहीं बताता है। वो क्या करता है, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट यानी लोडिंग जोड़कर इनवॉइस वैल्यू ब्रांच को बताता है और ब्रांच को बोलता है तुमको या तो इस प्राइस पे या इससे ज्यादा पर बेचना है, इससे कम पर नहीं बेचना है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच को हम एक्चुअल कॉस्ट बताएंगे नहीं, उसको हम लोग हमेशा प्रॉफिट जोड़ के बताएंगे, सो दैट ब्रांच को कभी आइडिया ना लगे कि एचओ माल एक्चुअल में कितने में खरीद रहा है, और वो एचओ जिस दाम में बोले उस दाम में बेच पाए, उस दाम में बेच पाए। जब भी इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा, हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। इनवॉइस प्राइस हो गया कॉस्ट प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो कॉस्ट से लोडिंग या प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। अगर मैं डेटर सिस्टम यूज कर रहा हूं, डेटर सिस्टम यानी ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, तो बोला गया ब्रांच अकाउंट में जब भी आप गुड्स लिखोगे, गुड्स स्टॉक के बारे में लिखोगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख रहे हो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच लिख रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिख रहे हो, जितना भी ब्रांच अकाउंट में आपका स्टॉक का आइटम आएगा, सारा स्टॉक का आइटम आप इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे पहले, इनवॉइस वैल्यू पे, क्योंकि ब्रांच से जो इंफॉर्मेशन आएगी इनवॉइस वैल्यू पे आएगी, तो अकाउंटेंट भी अकाउंटिंग सारी इनवॉइस वैल्यू पे करेगा। अब ब्रांच का सही प्रॉफिट निकालने के लिए इस इनवॉइस प्राइस से आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तो ऑपोजिट साइड में हम इनवॉइस प्राइस से जो लोडिंग है वो लोडिंग एलिमिनेट कर देंगे। मान लीजिए हमने डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक 10,000, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, जो इसके अंदर मेरा लोडिंग घुसा हुआ है। मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग एलिमेंट जो भी इस गुड्स के अंदर है। मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच जो गुड्स रिटर्न किया, तो यहां पे डेबिट में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच उसका जो लोडिंग एलिमेंट है वो हटा दूंगा। मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व उसका स्टॉक रिजर्व या लोडिंग एलिमिनेट कर दूंगा। एक बार मैं सारे स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे लिखूंगा, ऑपोजिट साइड में उनका लोडिंग एलिमिनेट करूंगा, जैसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में करते थे, वैसे ही ब्रांच अकाउंट में हम काम करेंगे। लोडिंग एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप चीजें कॉस्ट पर आ जाएगी और हमारा सही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, सही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो डेटर सिस्टम में क्या करना है, जितने भी स्टॉक मूवमेंट है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इनवॉइस प्राइस पे पहले रिकॉर्ड होगा, एंड लोडिंग हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑपोजिट साइड पर टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो डेबिट साइड में मैंने ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे लिखा, क्रेडिट साइड में उसका लोडिंग हटा दिया। क्रेडिट साइड में गुड्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखा, डेबिट साइड में उसका लोडिंग हटा दिया, और हम इस तरीके से ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें लोडिंग के लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनेगा वो पूरा इनवॉइस प्राइस पर बनेगा, एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे आएगा, उसको छोड़ के सेल्स और सेल्स रिटर्न वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे रहेगा, उसको छोड़ के ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, अब नॉर्मल लॉस, जो भी चीजें आपके स्टॉक अकाउंट में आ रही है वो सारी स्टॉक अकाउंट में आएगी इनवॉइस प्राइस पे। और इनका जो लोडिंग हमें एलिमिनेट करना है वो हम स्टॉक अकाउंट में नहीं करेंगे, उसके लिए हम एडजस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे। मैंने स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक लिखा इनवॉइस प्राइस पर, तो इसका जो लोडिंग है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। मैंने टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा डेबिट साइड में इनवॉइस प्राइस पे, इसका लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच आ जाएगा। मैंने स्टॉक अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो एडजस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस सीडी उसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। मैंने क्रेडिट साइड में अबनॉर्मल लॉस लिखा, डेबिट साइड में एडजस्टमेंट अकाउंट में उसका लोडिंग आ जाएगा। तो सारा लोडिंग हम लोग स्टॉक अकाउंट के अंदर नहीं हटा के एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट अकाउंट। और इस बार जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो स्टॉक अकाउंट से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो मैं स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करूंगा, कोई डिफरेंस आएगा तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करूंगा, और फिर मैं जाऊंगा एडजस्टमेंट अकाउंट में उसको बैलेंस करूंगा, और वहां से आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो लोडिंग एलिमेंट है यही ग्रॉस प्रॉफिट है जो ब्रांच गुड्स बेच के कमाने वाला है। तो ये काम हमको करना पड़ता है अगर हम स्टॉक एंड डेटर कर रहे हैं। तो स्टॉक एंड डेटर कर रहे हैं तो एक नया अकाउंट बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑल लोडिंग विल बी शोन ऑन द ऑपोजिट साइड एज यूजुअल बट नॉट इन स्टॉक अकाउंट, इट विल बी शोन इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। बस इस चीज में एक ही पंगा आता है, सर अगर स्टॉक अकाउंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो क्या करना है। अगर स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड यानी क्रेडिट बड़ा है डेबिट साइड छोटा है,
स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, मतलब ये हो सकता है कि ब्रांच ने जो गुड्स बेचा है वो अबव इनवॉइस प्राइस बेचा है। 100 का माल एचओ ने ब्रांच को 110 पे दिया, ब्रांच ने 110 का माल कस्टमर को 125 पे बेचा, तो 15 रुपया का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो स्टॉक अकाउंट में बैलेंस बचेगा, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे है, सेल सेलिंग प्राइस पे है। और अगर आपने ज्यादा दाम पर माल बेचा है तो वो 15 रुपए का डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट हम सही से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। तो मेरे स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, मैं वहां लिखूंगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट वहां पर चला जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, मतलब माल आया ज्यादा है बिका कम है और डिफरेंस आ रहा है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेना। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये हो जाएगा अबनॉर्मल लॉस या स्टॉक शॉर्टेज, कि भैया मेरे पास माल आया ज्यादा है, मैंने जितना बेचा उसको अलग कर दिया, अभी भी मेरे माल का शॉर्टेज बच रहा है, तो वो जो भी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा स्टॉक शॉर्टेज। स्टॉक शॉर्टेज इज अ टाइप ऑफ अबनॉर्मल लॉस। हम क्या करेंगे, हम इसका लोडिंग, जो लोडिंग एलिमेंट है स्टॉक का, वो हटाएंगे एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, और ये लॉस मैं पीएल अकाउंट में दिखा दूंगा, जो हमारे लिए लॉस बोल के आ जाएगा। तो मान लीजिए 1000 रुपए का गुड शॉर्टेज हुआ, जिसमें 200 रुपए की लोडिंग है, तो 1000 रुपए का गुड 200 रुपए की लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाऊंगा, नेट 800 रुपए का मेरा माल शॉर्टेज है, तो वो 800 रुपए का लॉस पीएल में चला जाएगा। तो अगर मेरा स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस है डेबिट साइड में, इट शैल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच बाय सेलिंग द गुड्स एट अ प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, इट शैल बी ट्रीटेड एज स्टॉक शॉर्टेज। द लोडिंग ऑन सच अबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करूंगा, जैसे सबका करता हूं, एंड नेट लॉस आफ्टर डिडक्टिंग द लोडिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम विल बी चार्ज टू पीए। 1000 का मेरा इनवॉइस प्राइस था गुड्स का, 200 रुपए का लोडिंग है, तो लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में हटाऊंगा, और 800 रुपए का जो लॉस हुआ वो पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा, अब नॉर्मल लॉस बोल के। तो अगर मेरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, तो मैंने क्या बोला, स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाना, साथ साथ एक एडजस्टमेंट अकाउंट भी क्रिएट करना, सो दैट आप उसके लोडिंग का एडजस्टमेंट कर सको। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है सर? लॉस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, कोई फायर हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई लॉस होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। हम लोग जानते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, अब नॉर्मल लॉस कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करके ट्रेडिंग अकाउंट से हटा देते हैं, और ये लॉस हम लोग पीएल में दिखाते हैं अब नॉर्मल लॉस, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट में उसका इफेक्ट आ सके। तो अब नॉर्मल लॉस ग्रॉस प्रॉफिट को कभी भी इफेक्ट नहीं करता, उसको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में हटा दिया जाता है। वो इफेक्ट करता है नेट प्रॉफिट को, और वो हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। जब भी अबनॉर्मल लॉस होगा हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अगर हम डेटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो अबनॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दीजिए, ब्रांच अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुए। अबनॉर्मल लॉस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हाँ, ब्रांच अकाउंट कंप्लीट करने के लिए कभी कभी हम कुछ वर्किंग नोट्स में लेजर अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अगर आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया है और कोई अबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो स्टॉक अकाउंट में आपको अबनॉर्मल लॉस दिखाना होगा क्रेडिट साइड में कि इतना माल खराब हो गया है, फिर बचा हुआ माल मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं वर्किंग नोट में कोई ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं तो वहां पे अबनॉर्मल लॉस दिखाऊंगा, ताकि मैं सही क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकूं। अदरवाइज डेटर सिस्टम के अंदर अगर कोई अबनॉर्मल लॉस देता है तो उसको हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम ब्रांच का हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम स्टॉक अकाउंट से, अगर गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है, हम स्टॉक अकाउंट से सबसे पहले गुड्स हटाएंगे कि ये माल जल गया है, तो बाई अबनॉर्मल लॉस लिख के क्रेडिट साइड में हम स्टॉक हटा देंगे कि इतना माल मेरा जल गया, ये माल मेरे पास नहीं है। और ये क्योंकि मेरा लॉस हो गया, ये लॉस मैं पीएल में दिखाऊंगा डेबिट साइड में आफ्टर डिडक्टिंग इंश्योरेंस क्लेम इफ एनी। तो ये जो अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट है ये हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे कि इतना माल जल गया, मेरा खराब हो गया है, और फिर ये नेट लॉस पीएल में चला जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंश्योरेंस क्लेम, जैसा हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं।
अगर मेरा गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, इनवॉइस प्राइस पे, तब क्या करना है सर? वैसे ही ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बट इस बार इनवॉइस प्राइस पे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इनवॉइस प्राइस ऑफ अबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये इनवॉइस प्राइस पर लिखे हो तो इसका लोडिंग आपको एडजस्टमेंट अकाउंट से हटाना पड़ेगा। डेबिट साइड में एडजस्टमेंट अकाउंट में हम इसका लोडिंग एलिमिनेट करेंगे। मान लो 1000 रुपए का इनवॉइस प्राइस है, 200 का लोडिंग है, तो स्टॉक अकाउंट में बाई अबनॉर्मल लॉस 1000 रुपया, लोडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में टू अबनॉर्मल लॉस 200 रुपए का लोडिंग हटा दिया, और जो 800 रुपए का मेरा माल जला वो 800 रुपए का लॉस पीएल में आ जाएगा। टू अबनॉर्मल लॉस वो मैं पीएल में दिखा दूंगा। तो अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जा रहा है तो एक लोडिंग का मुझे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना होगा एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट वैसे ही क्रेडिट होगा, पीएल वैसे ही डेबिट होगा, बस लोडिंग एडजस्टमेंट आपको एडजस्टमेंट अकाउंट में करना होगा। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ द abnormal loss is credited to branch stock account. Loading on such stock is debited to branch adjustment account, and जो net loss है will be debited to branch PL account. तो अगर कोई abnormal loss होता है तो मैं उसे ऐसे कंसीडर करता हूं, ऐसे कंसीडर करता हूं। abnormal loss का ही एक दूसरा वेरिएंट होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो किसी अनसर्टेन इवेंट्स के कारण नहीं हो रहा है, जो हमें पहले से पता था ये होने वाला है, हमें कोई इसकी वो नहीं है, मैं इसमें ये होने से मैं बहुत टेंशन में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले ही पता था मैं जिस चीज में डील करता हूं थोड़ा बहुत नुकसान होना है। जैसे मेरे कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का धंधा है तो उसमें टाइम टू टाइम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल कॉमोडिटीज है। कोई लिक्विड्स वगैरह का धंधा है तो वो इवेपोरेट हो जाती है टाइम टू टाइम। तो ये इवेपोरेशन होना, वेइंग हैंडलिंग के कारण होना, पेरिशेबल कॉमोडिटीज का टाइम टू टाइम खराब होना, ये सब नॉर्मल लॉस माने जाते हैं। नॉर्मल लॉस याद रखना, क्योंकि मेरे को पता है ये लॉस होने वाला है, तो नॉर्मल लॉस हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स में एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने 35,000 रुपए देके 10,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट खरीदा, तो नॉर्मली एक यूनिट का कॉस्ट हो गया 3.5, बट मेरे को पता है 10,000 में से 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं 35,000 कॉस्ट है 10,000 का, मैं बोलूंगा 35,000 इज द कॉस्ट ऑफ 9,500 यूनिट्स, और वो 9,500 यूनिट्स में 35,000 का टोटल कॉस्ट एब्सॉर्ब कर लूंगा। तो नॉर्मल लॉस के लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, हम उनको गुड यूनिट्स के कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, गुड यूनिट्स के कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल लॉस हमेशा आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होगा तो नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा, बट अबनॉर्मल लॉस कभी भी जीपी को इफेक्ट नहीं करता था, उसको हम जीपी से बाहर निकाल के हटा देते थे, बट नॉर्मल लॉस हमेशा आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो नॉर्मल लॉस रिड्यूसेस योर ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी इफेक्ट होगा। नेट प्रॉफिट रिड्यूसेस बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो कोई चीज जीपी को इफेक्ट करेगा तो एनपी को तो करेगा ही, तो अगर जीपी रिड्यूस हो रहा है तो बाद में जाके एनपी भी रिड्यूस होगा, बट आपको अलग से पीएल में नहीं दिखाना, उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और उसके कारण आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अगर नॉर्मल लॉस रहा तो मैं क्या करूंगा, डेटर सिस्टम में सेम काम जैसा अब नॉर्मल लॉस में किया, इग्नोर कर दीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस हटा के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा एकदम से। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में तो क्या करना है सुनना, अगर गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट पे यानी कोई लोडिंग वोडिंग है नहीं, तो हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया होगा। जब गुड्स आए होंगे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मैंने 2 जीएसटी भी पूरे कॉस्ट पे दिखाया होगा, विच इंक्लूड्स नॉर्मल लॉस आल्सो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गुड्स का कॉस्ट दिखा दिया है। नॉर्मल लॉस का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी मेरे स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूडेड है और उसका जीपी पर इफेक्ट आ जाएगा। अगर गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बिकॉज सच लॉस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो जीपी ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। ऑलरेडी वो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूडेड है, मेरे को अलग से उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें आया हुआ है। बट अगर गुड्स इनवॉइस वैल्यू पे ट्रांसफर हुआ है, इनवॉइस वैल्यू पे ध्यान से, मेरा इनवॉइस वैल्यू पे अगर गुड्स ट्रांसफर हुआ है तो मैं एक स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं, एक एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को स्टॉक अकाउंट से ये नॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, वहां से रिमूव करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल लॉस में एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाऊंगा ताकि मैं उसका जीपी पर इफेक्ट ले सकूं। तो स्टॉक अकाउंट में मैं नॉर्मल लॉस की पूरी वैल्यू क्रेडिट करूंगा और फिर पूरी वैल्यू में एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करूंगा ताकि ग्रॉस प्रॉफिट में इस नॉर्मल लॉस का इफेक्ट लिया जा सके। तो ये नॉर्मल लॉस क्या करूंगा, इनवॉइस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड फुल अमाउंट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट।
अब नॉर्मल लॉस में क्या करते थे, ब्रांच एडजस्टमेंट में सिर्फ लोडिंग हटाते थे, बाद बाकी लॉस पीएल में ले जाते थे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, बट नॉर्मल लॉस जीपी को इफेक्ट करता है। तो यहां पे लोडिंग और कॉस्ट दोनों ही एडजस्टमेंट अकाउंट में रहेगा, यानी मैं इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू से स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और इसी इनवॉइस वैल्यू से मैं एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा और मेरा लॉस पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल लॉस होता है तो हम लोग पूरा का पूरा लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, कॉस्ट भी और लोडिंग भी। बट अगर अब नॉर्मल लॉस होता है तो लोडिंग हम हटाते हैं कहां से, एडजस्टमेंट अकाउंट से, और जो मेरा लॉस होता है वो लॉस फिर पीएल में जाता है अलग से मेरे को अब नॉर्मल लॉस पीएल में दिखाना पड़ता है। ये मेरा कंप्लीट हो गया डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। क्योंकि अभी मैं आधी घंटा से आपके साथ डिस्कशन ही डिस्कशन कर रहा हूं, तो हो सकता है माइंड एक बार ब्लॉक हो गया हो कि सर एक बार ना बताया तो आपने सब कुछ ठीक है, एक बार एक आध क्वेश्चन हो जाए ताकि ये सब हमारा क्लियर हो जाए। तो मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ करूंगा जो लास्ट 2 टर्म के एग्जामिनेशन में आए थे, दिसंबर 25 जून 25, सो दैट आपका पर्सपेक्टिव एक बार पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। वो क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग रिविजन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, क्वेश्चंस। सबसे पहले दिसंबर 25 टर्म का, दिसंबर 25 टर्म का, ये दिसंबर 25 टर्म का पेपर, इसका क्वेश्चन नंबर 6A, इसका क्वेश्चन नंबर 6A में आया था, ये रहा 6A। यहां पे उन्होंने 7 मार्क का ब्रांच से क्वेश्चन दिया था, 7 मार्क्स का। आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड प्रिपेयर पटना ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ मुंबई हेड ऑफिस। मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है मतलब ये कौन सा सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डेटर सिस्टम, ये बात कर रहा है डेटर सिस्टम के बारे में। एक ही अकाउंट बनाना है, पटना ब्रांच अकाउंट। अज्यूमिंग दैट सेल्स एट ब्रांच आर ऑन कैश बेसिस, बोल रहा है सारा का सारा सेल्स कैश बेसिस पे है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ब्रांच का दिया हुआ है। एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है बताया नहीं, ब्रांच पे कर रहा है कि एचओ पे कर रहा है, दोनों में कोई भी एक आप ले सकते हो अजम्पशन कि ब्रांच पे कर रहा है, एचओ पे कर रहा है, एंड क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम, नेट प्रॉफिट वही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन, बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पा रहे हैं, बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। ब्रांच जब माल बेचता है तो कॉस्ट पे 20% यानी 1/5 प्रॉफिट जोड़ता है ऑन कॉस्ट। अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 1/6 ऑन सेल्स, 1/6 ऑन सेल्स। सर ये कैसे करते हैं मुझे नहीं आता है। 1/5 ऑन कॉस्ट का मतलब 5 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6 रुपया, तो प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा 1 रुपया का प्रॉफिट, 6 रुपए की सेल्स, 1/6 प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा 1/6। आगे, branch manager is entitled to a commission of 5% on profit before charging such commission। ब्रांच मैनेजर को ब्रांच की प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मेरे को बोल रहा है आप प्लीज ब्रांच अकाउंट बना के दीजिए, और प्रॉब्लम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटू सा वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा और वहां से मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने की कोशिश करूंगा और फिर मैं ब्रांच अकाउंट कंप्लीट करूंगा। आइए काम शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 6A मैं यही बना लेता हूं। आंसर टू क्वेश्चन 6A, आंसर टू क्वेश्चन 6A, दिसंबर 25। मुझे एक बनाना है पटना ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है तो एचओ की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। पटना ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है मतलब डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करनी है, डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डन। एक वर्किंग नोट में मैं छोटू सा क्या कर रहा हूं, मैं छोटू सा बना लेता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, आप इसको स्टॉक अकाउंट भी बोल सकते हो, स्टॉक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बोल लो, स्टॉक अकाउंट बोल लो, एक ही चीज होती है, दोनों सेम ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट या स्टॉक अकाउंट। अब मैं शुरू करता हूं काम। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है, सॉरी सबसे पहले मुझे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। इस बार लोडिंग वोडिंग का कोई झमेला नहीं है, कहीं नहीं बोला है कि एचओ गुड्स प्रॉफिट जोड़ के भेजता है, कुछ नहीं बोला है, मतलब ब्रांच भेजता है प्रॉफिट जोड़ के, एचओ ने भेजा प्रॉफिट जोड़ के, ऐसा कुछ बोला नहीं है। डन है बात, तो यहां पे वो लोडिंग वाला चक्कर नहीं है। मैं शुरू करता हूं ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पे ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस बीडी,
जितना भी एसेट्स ब्रांच के पास है वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट ओपनिंग स्टॉक बोल के आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बोल के 30,000। ट्रेडिंग अकाउंट में भी मैं लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। आगे चलता हूं, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है तो ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट में। एचओ ने ब्रांच को माल दिया, ब्रांच को दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे परचेजेस होता है वैसे ही ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है। ब्रांच बाहर से नहीं खरीदता, वो एचओ से माल लेता है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच परचेजेस जैसा हो गया ब्रांच के लिए। नेक्स्ट, सेल्स हुआ है ब्रांच में। सेल्स सुनना ध्यान से, सेल्स मतलब ब्रांच ने कस्टमर को माल बेचा, ब्रांच ने कस्टमर को माल बेचा। यहां पे एचओ कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो ये यहां पर नहीं आना चाहिए। अगर ब्रांच ने माल बेचा तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आ गया। कितने रुपए का सेल्स दिया हुआ है? 120। मैं एक काम करता हूं, एक ब्रांच कैश अकाउंट बना लेता हूं। ब्रांच कैश अकाउंट, ये सारा कैश में सेल्स हो रहा है। बोला है क्वेश्चन, सारा सेल्स ब्रांच में कैश बेसिस पे होता है, तो ब्रांच का सेल्स हो गया टू सेल्स 120। क्योंकि जो ब्रांच के पास पैसा आएगा वो बाद में जाके हेड ऑफिस को रेमिट करेगा, तो मैंने एक कैश अकाउंट बना लिया ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं कितना एचओ को देना है। नेक्स्ट, फिर मेरे को दिया हुआ है ब्रांच के यहां खर्चा हुआ 10,000 और 4,000 सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस। अब इसमें आप क्या मानना चाहते हो कि ये ब्रांच ने खर्चा खुद से पेमेंट किया है या एचओ ने पेमेंट किया है? अगर एचओ ने पेमेंट किया है तो ये ऊपर ब्रांच अकाउंट में आएगा, ब्रांच अकाउंट में आएगा एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन। और अगर आप बोलते हो नहीं सर ब्रांच ने अपना खर्चा खुद पे किया है, तो ये ब्रांच का थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, ऊपर ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा बट ब्रांच का कैश इफेक्ट होगा। इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन लिया है कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाई एचओ, तो मैं नोट लिख देता हूं, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाई एचओ। एचओ ने पे किया है, ब्रांच के पास जितना पैसा आता है वो रेमिट कर देता है और उसका खर्चा हेड ऑफिस पेमेंट करता है। आप उसका दूसरा भी अजम्पशन ले सकते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं टू कैश अकाउंट। एचओ ने ब्रांच के लिए पैसा खर्चा किया, एचओ ने ब्रांच के लिए खर्चा किया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरीज हो गया 10,000, अदर एक्सपेंसेस 4,000। ये सारा एचओ ने खर्चा किया ब्रांच के लिए। ये सैलरी अदर एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ब्रांच कैश में भी नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रांच ने नहीं किया है, एचओ ने किया है। आगे चलता हूं, फिर बोला ब्रांच गुड्स बेच रहा है 1/5 ऑन कॉस्ट या 1/6 ऑन सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सेल्स है तो 2 GP, 1,20,000 का 1/6, 20,000, 20,000। तो मेरा यहां क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ब्रांच का, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सब कुछ आ गया, खाली क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेरा 20,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20,000। ये स्टॉक ब्रांच का एसेट है, ब्रांच का एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस में लिख दूंगा बाई बैलेंस सीडी। जैसे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस में लिखा वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस में लिख दूंगा 20,000। जितना भी ब्रांच के पास कैश है वो एचओ को रेमिट कर देता है, एचओ को दे देता है, बोलता है एचओ समय समय पर मैं सारा कैश तुमको भेज दूंगा। ये एचओ के पास चला गया। अब एचओ को ब्रांच से पैसा मिला तो ये ब्रांच अकाउंट में आएगा बाई कैश। ब्रांच ने कुछ दिया तो ये मैं क्रेडिट साइड कर दूंगा ब्रांच अकाउंट में। एचओ ने कुछ दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच ने वापस किया तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। हम लोग जब डेटर को कुछ देते हैं तो डेटर डेबिट हो जाता है, डेटर से पैसा वैसा मिलता है तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें। सर कमीशन बाकी है, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉफिट कमीशन पे, वो कमीशन प्रॉफिट पे ही है। मैं पहले प्रॉफिट निकालता हूं यहां तक, -30,000 -90,000 -14,000। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 6,000 का, बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 6,000, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू, बोल रहा था 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये 6,000 का 5% 300, 6,000 का 5% 300। ये ब्रांच को अपने मैनेजर को कमीशन देना है, ये मैनेजर को कमीशन अभी तक दिया नहीं है, देना है, तो ये लाइबिलिटी है ब्रांच का। अगर ये लाइबिलिटी है तो मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन।
सर बट ये मैनेजर कमीशन तो ब्रांच अपने मैनेजर को देगा, यहां एचओ बीच में क्यों आया? मैं बोल रहा हूं ब्रांच अपने मैनेजर को देगा, ये ब्रांच का मैनेजर के साथ होने वाला ट्रांजैक्शन है, बट ब्रांच ने अभी तक दिया नहीं है, तो ये ब्रांच की लाइबिलिटी है। ब्रांच का जो एसेट और लाइबिलिटी होगा वो हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की तरह लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहां तक 6,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, फिर 6,000 लिख के 300 रुपया का खर्चा लिख के नेट प्रॉफिट 5,700 लिख दिया। ज्यादा बेटर तरीका यह था कि आप क्लोजिंग डेट पे एक लाइबिलिटी दिखाओ ब्रांच की, मैनेजर कमीशन, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, 6,000 था, 300 का मैनेजर कमीशन, तो बचेगा 5,700। अब जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो बचेगा 5,700, 5,700। इसको हम लोग बोलते हैं डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे एचओ सिर्फ एक लेजर बना रहा है, कौन सा अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, और उसी में ब्रांच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहा है। मेरे पास स्टॉक नहीं था तो मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट या स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक निकाल लिया, मैंने कैश बना लिया ताकि मैं रेमिटेंस कैलकुलेट कर सकूं, कितना रुपया ब्रांच ने एचओ को भेजा। सर डेटर अकाउंट क्यों नहीं बनाया? यहां पे कोई सेल्स क्रेडिट में था ही नहीं, पहले ही बेल बोल दिया था ब्रांच सिर्फ कैश बेसिस पर बेचता है, कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं करता, इसीलिए डेटर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। डेटर की इंफॉर्मेशन होती तो मैं एक डेटर अकाउंट बनाता ताकि बैलेंस वैलेंस निकाल के मैं ब्रांच अकाउंट में दिखा सकूं। तो ये वर्किंग नोट में मैं लेजर बना लेता हूं, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। अगर इंफॉर्मेशन होती है तो बनाने का जरूरत नहीं है, बट मैं हमेशा बोलता था दो लेजर हमेशा बनाओ, कैश और डेटर, इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही, कोई ना कोई चीज मिसिंग रहेगी जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन कंप्लीट करने में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन है बात? 1 दिसंबर 25 के बाद एक क्वेश्चन जून 25 में आया था, जून 25, वापस शायद क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, नहीं इस बार 3 में दिया था, मैंने बोला ना एक आध बार 3 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3B में दिया था 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। नॉर्मली ब्रांच 6 नंबर में आता है, बट इस पेपर में 3B में दे दिया था 7 मार्क्स का। तो आइए पढ़ते हैं। Sumol Limited invoices goods to its branch at cost plus 33 1/3। 33 1/3 मतलब 1/3। ये लोग इनवॉइस करता है गुड्स, कॉस्ट पे 1/3 प्रॉफिट जोड़ के, 1/3 ऑन कॉस्ट, 3 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस क्या होता होगा, 4 रुपया, तो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 1/4, प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 1/4। अगर प्रॉफिट 1/3 है कॉस्ट के ऊपर, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर यही प्रॉफिट 1/4 हो जाएगा। 3 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता है, यानी 4 रुपए का इनवॉइस प्राइस है, तो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 1/4। From the following particulars, prepare branch stock account, branch adjustment account, branch PL account in the books of head office। इस बार बोल रहा है स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाइए, यानी अब हम लोगों को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पर काम करना है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पर काम करना है। आइए मैं 3 लेजर बना लेता हूं, इसी के नीचे बना लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आंसर टू क्वेश्चन 3B, जून 25। एक मुझे बनाना है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये सब बन रहा है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक मैं बना रहा हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा इनवॉइस प्राइस क्योंकि लोडिंग है। एक मैं बना रहा हूं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे सारा लोडिंग आ जाएगा। एक मैं बना रहा हूं ब्रांच पीएल अकाउंट, जहां से हम नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट वगैरह। 3 लेजर बनाने बोला है तो मैं 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। मैंने बात 3 लेजर बनाने बोला है आपको, आप पॉज करके आराम से बना सकते हो, फिर मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आप हमेशा बनाओगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, सिर्फ 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एग्जाम में लिखना, ठीक है। अब एक एक करके शुरू करता हूं। मेरे को ऊपर प्रॉफिट बोला था 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। स्टॉक एट कमेंसमेंट एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 360, ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का दिया हुआ है, तो स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 360। अब ये इनवॉइस प्राइस पे है,
तो इसका लोडिंग मुझे हटाना पड़ेगा। बाई बैलेंस बीडी, ऑपोजिट साइड एडजस्टमेंट अकाउंट, 360 का 1/4, इनवॉइस प्राइस पे 1/4, इनवॉइस प्राइस पे 1/4, 90,000। नेक्स्ट, स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच इनवॉइस प्राइस 288, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस सीडी, ये आ गया 288। ठीक है, इसका लोडिंग मैं यहां हटा सकता हूं, टू बैलेंस सीडी, 288 इंटू 1/4, 72,000, 72,000, ये इसका लोडिंग आ गया। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसका लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में ऑपोजिट साइड, इधर क्रेडिट हुआ उधर डेबिट हो गया। आगे फिर मेरे को बोला है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 24 लाख, गुड्स सेंट टू ब्रांच 24 लाख एट इनवॉइस प्राइस है, इंक्लूडिंग गुड्स 48,000, invoiced at 48,000 but not yet received by the branch before closing of the year। 24 लाख का टोटल माल भेजा है, 24 लाख का इनवॉइस प्राइस, इसमें से 48,000 का माल अभी तक मिला नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स इन ट्रांजिट इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं एक काम करता हूं ना, थोड़ा चेंजेस करता हूं। पहले मैं लिखता हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का टोटल माल भेजा, 24 लाख, तो ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा। जब आपने ब्रांच को माल भेजा तो ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा। ऑपोजिट साइड में इसकी लोडिंग 24 लाख का 1/4, 6 लाख, लोडिंग हटा दी। अब जो 48,000 का गुड्स अभी तक ब्रांच को नहीं मिला है, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सुनना, एक सिंगल लाइन से काटता हूं, स्टॉक इन हैंड 288, स्टॉक इन ट्रांजिट 48। तो मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 288 प्लस 48, 336। और जब मैं लोडिंग निकालूंगा तो 336/4, 84,000, 336/4, 84,000। गुड्स इन ट्रांजिट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अवर क्लोजिंग स्टॉक। जो माल खरीदा बट अभी तक आया नहीं हमारे पास, मतलब बिका नहीं हमसे, बिका नहीं तो वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाता है। तो मेरे गुड्स सेंट टू ब्रांच में टोटल 24 लाख का माल आया, उसमें से 48,000 का माल मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, क्योंकि ये अभी तक बिका नहीं है, ये अभी ट्रांजिट में है, मेरे पास आ रहा है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट। फिर मेरे को बोला रिटर्न ऑफ गुड्स टू दी हेड ऑफिस 1,20,000, ब्रांच ने गुड्स वापस किया तो स्टॉक कम हो जाएगा, बाई जीएसटीबी, गुड्स रिटर्न 1,20, तो इसका लोडिंग हटाता हूं, 2 जीएसटीबी, 1,20 का 1/4, 30,000, इनवॉइस प्राइस का 1/4, 30,000। नेक्स्ट, सर बाई गुड्स रिटर्न लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बट वो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से ही हम एडजस्ट कर देते हैं। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 120, ब्रांच का क्रेडिट सेल दिया हुआ है, डेटर अकाउंट बनाने तो नहीं बोला, तो मैं डेटर में नहीं लिख रहा हूं, बट स्टॉक में लिख रहा हूं, माल बिका है, स्टॉक कम हो जाएगा, बाई ब्रांच डेटर, बाई ब्रांच डेटर, हमने कुछ क्रेडिट सेल किया है, कितने का, 120। सुनना, सेल्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर हुआ है, इससे कभी लोडिंग एडजस्ट मत करना, ये तो माल मैंने असली में बेचा है जिसका पैसा मेरे को डेटर से मिलेगा, तो इस पर कभी भी लोडिंग एडजस्ट मत करना, लोडिंग एलिमिनेट मत करना, ये रियल सेलिंग प्राइस है जो प्रॉफिट हम कमाएंगे। नेक्स्ट, फिर मेरे को इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफर्ड दिया है 24,000, कुछ गुड्स नुकसान हो गया, नुकसान, अब नॉर्मल लॉस, पिलफर्ड चोरी हो गया, अब नॉर्मल लॉस 24,000 रुपए का, तो बाई गुड्स पिलफर्ड, आप अब नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, गुड्स पिलफर्ड 24,000। अब इसका लोडिंग हटाऊंगा मैं, टू गुड्स पिलफर्ड 24,000 का 1/4, 6,000, 6,000, और जो नेट लॉस 18,000 है वो पीएल में जाएगा, टू गुड्स पिलफर्ड नेट लॉस 18,000, 24,000 का इनवॉइस प्राइस था, जिसके अंदर 6,000 का तो बेकार प्रॉफिट था, वो मैंने हटा दिया एडजस्टमेंट अकाउंट से, बैलेंस 18,000 नुकसान हो गया, वो नुकसान पीएल में जाएगा, अब नॉर्मल लॉस पीएल में जाएगा, वो पीएल को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, फिर मेरे को दिया हुआ है नॉर्मल लॉस एट दी ब्रांच 36,000, नॉर्मल लॉस भी दिया है, तो मैं स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करूंगा नॉर्मल लॉस 36,000। नॉर्मल लॉस जीपी को इफेक्ट करता है, तो पूरा का पूरा ये नॉर्मल लॉस चला जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट में, पूरा का पूरा,
पूरा का पूरा, यहां लोडिंग एलिमिनेट करके कॉस्ट अलग से नहीं दिखाना, सीधा लॉस पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा दो, ताकि जब हम जीपी कैलकुलेट करें एडजस्टमेंट अकाउंट से तो नॉर्मल लॉस का इफेक्ट उसमें आ जाए। तो जो नॉर्मल लॉस होता है वो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। अब नॉर्मल लॉस का लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट से हटाते हैं और जो लॉस होता है वो पीएल में जाता है। नेक्स्ट, फिर मेरे को बोला कैश सेल्स एट ब्रांच 2160, ब्रांच का कैश सेल्स, तो बाई ब्रांच कैश, कैश सेल्स हुआ 2160, 2160। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं एक एक चीज को बंद करता हूं। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट को बंद करता हूं। स्टॉक अकाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? 120 प्लस 120, क्रेडिट साइड को टोटल कर रहा हूं, प्लस 24 प्लस 36 प्लस 2160 प्लस 336, टोटल आया 2796, माइनस 360 माइनस 24 लैक्स। मेरा डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है 36,000। डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है मतलब क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है मतलब ज्यादा दाम पे माल बेचा। क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स दिखाते हैं, बाद बाकी सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे है, सिर्फ सेल्स ही एक अलग प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस। तो अगर सेल्स ज्यादा प्राइस पे है, ज्यादा दाम पे माल बिका है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। ये 36,000 चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मैं इसको ब्लू से, चलो रेड से लिखता हूं, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 36,000। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट से मैं निकालता हूं फाइनली जीपी, 90,000 प्लस 6 लाख प्लस 36 माइनस 30,000 माइनस 6,000 माइनस 36 माइनस 84, मेरा जीपी आ रहा है 570। टू ब्रांच पीएल, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 570, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 570, ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में आ जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 570। ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा और पीएल से आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू फाइनली कंपनी का पीएल नेट प्रॉफिट। ये ब्रांच का प्रॉफिट फाइनली कंपनी के पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 570 माइनस 18, 552, 552। आराम से 2 मिनट का टाइम लेके चेक करो, कोई हड़बड़ी नहीं। इतना अच्छा क्वेश्चन था कि इनवॉइस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, अब नॉर्मल लॉस का भी कॉन्सेप्ट देखा, नॉर्मल लॉस का भी कॉन्सेप्ट देखा। एक ही क्वेश्चन में सब छोटा छोटा चीज करके दे दिया था, जिससे हमारा पूरा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का प्रॉपर रिवीजन हो गया। 2 मिनट का टाइम लेके चेक कर लो। डन 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 डन। ये दो क्वेश्चन से डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का एक प्रॉपर प्रैक्टिस हमारा हो जाता है। और भी क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो रिवीजन वीडियो पॉज करके आप जरूर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेटर स्टॉक डेटर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 7 मार्क का क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस यहीं से है। मैं रिवीजन में आगे चलता हूं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था रिटेल ब्रांच का कॉन्सेप्ट। रिटेल ब्रांच का कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या होता है, हेड ऑफिस बोलता है कि मैं 2 तरीके से गुड सेल करता हूं, 2 तरीके से। एक
मैं थ्रू होलसेलर माल बेचता हूं, बड़ा क्वांटिटी माल होलसेलर के थ्रू बेचता हूं। मैं होलसेलर को गुड्स बेचता हूं, होलसेलर आगे ये माल रिटेलर्स वगैरह यानी कस्टमर्स वगैरह को बेचते हैं। ये हो गया पहला तरीका हमारा धंधा करने का। हेड ऑफिस ने माल बनाया, माल बना के होलसेलर को बेचा, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेंगे। मैं जब इनको माल बेचता हूं ना, मैं इनको माल बेचता हूं होलसेल प्राइस पे। होलसेल प्राइस किसको बोलते हैं? कॉस्ट के ऊपर होलसेल प्रॉफिट जोड़ के, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं जोड़ के, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट जोड़ के हम इनको देते हैं, ये आगे कस्टमर को थोड़ा और प्रॉफिट जोड़ के बेच देते हैं। मान लो 100 रुपए में हमने गुड्स बनाया, एमआरपी है 150 रुपए की, तो हम होलसेल प्राइस जब लगाएंगे तो 110, 115, 120, ताकि वो 120 के बाद होलसेलर रिटेलर को बेचे, रिटेलर कस्टमर को 150 तक बेच सके। इसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के, होलसेल प्रॉफिट जोड़ के। अब बोल रहा है हेड ऑफिस हमारी कुछ ब्रांचेस भी है, रिटेल आउटलेट्स भी है, जहां से हम कस्टमर को डायरेक्टली माल बेचते हैं। हम इन रिटेल आउटलेट्स को भी जब गुड्स देंगे ना, तो हम इन रिटेल आउटलेट्स को भी गुड्स होलसेल प्राइस पर देंगे। हम जैसे दूसरों को गुड्स बेचते हैं, हम अपनी रिटेल आउटलेट्स को भी जब माल देंगे होलसेल प्राइस पर देंगे। और ये रिटेल आउटलेट जब कस्टमर को माल बेचेगी तो फाइनल रिटेल प्राइस या एमआरपी पर बेचेगी, जो हम रिटेल प्राइस लगाकर, एमआरपी लगाकर अपने गुड्स पे दे रहे हैं। तो एचओ ब्रांच को माल देगा होलसेल प्राइस पे, ब्रांच आगे माल कस्टमर को बेचेगा रिटेल प्राइस पे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ब्रांच, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ब्रांच। ये रिटेल ब्रांच की अकाउंटिंग करते समय हमने सिंपल बोला था, सिंपल। आप ब्रांच और एचओ को अलग अलग मान लीजिए। एचओ ने ब्रांच को माल बेचा होलसेल प्राइस पर, वो अपना होलसेल प्राइस पे जो माल बेचा उसको सेल्स रिकॉर्ड करके प्रॉफिट अपना निकाल लेगा। फिर ये ब्रांच जो आगे ये माल है, ये होलसेल प्राइस वाला माल आगे कस्टमर को बेच रहा है रिटेल प्राइस पे, और रिटेल प्राइस होलसेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो ब्रांच अपने यहां प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ब्रांच, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ब्रांच। तो अगर 100 रुपया कॉस्ट है, होलसेल प्राइस 125, रिटेल प्राइस 180 यानी एमआरपी 180, तो एचओ जब ब्रांच को माल देगा 100 वाला 125 में देगा, तो एचओ का कॉस्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 100 रुपया। क्रेडिट साइड में वो जो गुड्स बेचा ब्रांच को वो आ जाएगा 125 रुपया, 25 रुपया प्रॉफिट एचओ रिकॉर्ड कर लेगा। ब्रांच इस 125 रुपए को अपना कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस रिकॉर्ड करेगा कि एचओ से माल आया, और जब वो 180 में माल आगे बेचेगा बाई सेल्स 180, तो ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा 180 माइनस 125, दैट इज 55। अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट है 100 का माल 180 में बिक रहा है कस्टमर को, बट उसमें 25 रुपया प्रॉफिट हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि वो होलसेल प्राइस पर दे रहा है, और 55 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच रिकॉर्ड कर रहा है जब वो आगे कस्टमर को बेच रहा है। तो हेड ऑफिस का मेरा प्रॉफिट हो गया 25 रुपया, 100 का माल 125 में दिया। ब्रांच का प्रॉफिट हो गया 55, 125 का माल आगे कस्टमर को 180 में बेचा, 180 में बेचा। आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोले या स्टॉक अकाउंट बनाने बोले, तो जब आप ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, सारा गुड्स 125 पे रिकॉर्ड करोगे। जब गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ रिकॉर्ड करोगे, वो परचेजेस 125 पे रिकॉर्ड करोगे, सेल रिकॉर्ड करोगे 180 पे, और ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा 55। तो ब्रांच का प्रॉफिट मार्जिन हो गया 55 बाई 180, 55 का प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 180। एचओ का प्रॉफिट मार्जिन हो गया 25 का प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 125। तो यहां पे एचओ और ब्रांच दो सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं। एचओ ने माल बेचा ब्रांच को 100 का 125 में, वो 25 रुपए प्रॉफिट खुद लिख लिया। ब्रांच ने इस 125 का माल 180 में कस्टमर को बेचा, 55 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच लिख लिया। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो एचओ का प्रॉफिट और ब्रांच का प्रॉफिट ऐड करो, कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है जो कंपनी का प्रॉफिट निकालते समय होगा, क्योंकि ब्रांच सारा गुड्स 125 पे रिकॉर्ड कर रहा है, 125 पे, तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी आएगा वो 125 के हिसाब से आएगा, 125 के हिसाब से, क्योंकि वो गुड्स 125 पे रिकॉर्ड कर रखा है। अब अगर वो 125 पे रिकॉर्ड करके अपना प्रॉफिट निकाल रहा है क्लोजिंग स्टॉक को 125 पे दिखा के, तो उसका प्रॉफिट जब कंपनी का प्रॉफिट निकालोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी आएगा। कंपनी के लिए तो स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया होना चाहिए, जबकि ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 125। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 25 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हेड ऑफिस का, अगर हम कंपनी का प्रॉफिट निकालोगे तो हमको ये क्लोजिंग स्टॉक से ये प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच के अंदर एचओ का 25 बाई 125 प्रॉफिट है, वो आपको एलिमिनेट करना होगा ताकि आप कंपनी का प्रॉफिट निकाल सके।
हम क्या करेंगे, एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, जैसे अपने एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख रहे थे ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी लिख रहे थे स्टॉक अकाउंट में, तो बाई बैलेंस बीडी उसका लोडिंग हटा रहे थे एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा स्टॉक रिजर्व में बाई बैलेंस बीडी। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम कंपनी के पीएल में एडजस्ट कर देंगे ताकि हमको कंपनी का सही प्रॉफिट मिल जाए। तो होना क्या चाहिए था, कंपनी को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है 100 पे, बट ब्रांच ने क्लोजिंग स्टॉक अपने यहां दिखा रखा है 125 पे, तो 25 रुपए से स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिसके कारण मेरे प्रॉफिट में गलती आएगी। तो अगर मैं ये जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अंदर एचओ का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको स्टॉक रिजर्व बोल के एलिमिनेट कर दूं तो मेरे कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो जब आप एचओ और ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे इंडिविजुअली, एचओ अपने हिसाब से करेगा, ब्रांच अपने हिसाब से करेगा। ये 100 का माल 125 में बेचेगा, 25 का प्रॉफिट दिखाएगा। ये 125 का माल 180 में बेचेगा, 55 का प्रॉफिट दिखाएगा। बस जब आप कंपनी का प्रॉफिट निकालोगे दोनों को ऐड करके, एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो स्टॉक 125 पे वैल्यू हो रहा है, जबकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो माल 100 रुपए का है। तो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का है उसमें से आपको वो स्टॉक रिजर्व यानी वो लोडिंग एलिमेंट हटाना पड़ेगा। उसी को हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ब्रांच। सर ये डिपेंडेंट ब्रांच से अलग है क्या? बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। डिपेंडेंट ब्रांच में जब एचओ बना रहा था, एचओ बना रहा था डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में, वो हर बार गुड से लोडिंग एलिमिनेट कर रहा था ताकि वो ब्रांच का सही प्रॉफिट निकाल सके। यहां पे हम बार बार लोडिंग एलिमिनेट नहीं करेंगे। एचओ अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, ब्रांच अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। सिर्फ जब कंपनी का प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे। बाद बाकी हमको बार बार लोडिंग हटाने का जरूरत नहीं है, मेरा सही प्रॉफिट कंपनी का निकल के आ जाएगा। तो वहां पे जब हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे थे तो निकाल रहे थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां पे जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस माइनस होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस ब्रांच के लिए कॉस्ट है, एचओ का सेलिंग प्राइस है, तो 125 के ऊपर हम निकाल रहे हैं, जबकि पहले हम 100 और 180 का डिफरेंस 80 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे थे ब्रांच का। तो यहां जब आप क्वेश्चन बनाओ तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी ब्रांच है वो ब्रांच अपना गुड्स जो रिकॉर्ड करेगा वो सब होलसेल प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, रिटेल प्राइस पे सेल करेगा, जो डिफरेंस है वो ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा। यहां बार बार लोडिंग एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सर यहां पे हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल ही ऐसे रहे हैं एज ए ब्रांच इज अ सेपरेट एंटिटी। 125 में माल खरीदा, 180 में बेचा, 55 रुपए का प्रॉफिट। यहां पे एचओ और ब्रांच अब एक नहीं है, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में करते हैं, यहां दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। ये रिटेल ब्रांच होते ही मेरा जो डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच के रिवीजन में। सुनना ध्यान से, इंडिपेंडेंट ब्रांच में ना अगर एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आया आया जो कि एक दो बार आया हुआ है, वो सिर्फ एक ही चीज से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्या चीज पर? वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जर्नल एंट्री ऑफ हेड ऑफिस एंड जर्नल एंट्री ऑफ ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब अब ब्रांच अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करेगा। तो अब आपको बिजनेस का दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाई देगा। एक दिखाई देगा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एक दिखाई देगा बुक्स ऑफ ब्रांच। एक दिखाई देगा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एक दिखाई देगा बुक्स ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस अपना ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच अपना ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो अब यहां पे दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा, बुक्स ऑफ एचओ, बुक्स ऑफ ब्रांच। एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा पता है क्या पूछेगा? कुछ ट्रांजैक्शन दे देगा 5-6 और बोलेगा इनका जर्नल एंट्री कीजिए, आइदर इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मुझे एचओ के बुक्स में करना है कि ब्रांच के बुक्स में, क्योंकि दोनों का फिर तरीका सोचने का अलग अलग होगा। एचओ अपने हिसाब से सोचेगा, ब्रांच अपने हिसाब से सोचेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है मैं एंट्री किसके बुक्स में करने वाला हूं, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस या इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच। क्वेश्चन बताता है आपको कि जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में करनी है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एग्जाम के लिए सिर्फ जर्नल एंट्री का पोर्शन रेलिवेंट है और कुछ आपको नहीं करना है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रहा है, यानी अब ब्रांच अपना ट्रांजैक्शन अपने यहां रिकॉर्ड करेगा, एचओ अपना ट्रांजैक्शन अपने यहां रिकॉर्ड करेगा। हमें सीखना क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग सीखना है, कैसे एचओ और ब्रांच अपना अपना अकाउंटिंग करता है। रूल क्या बोलता है सुनना। नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, डे टू डे ट्रांजैक्शन, एचओ अपने बुक्स में अपना ट्रांजैक्शन यूजुअल मैनर में रिकॉर्ड करेगा जैसे हम आज तक करते आए हैं। जैसे मान लो एचओ ने गुड सेल किया तो एचओ एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
एचओ ने गुड्स परचेज किया, वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एचओ ने अपना खर्चा पे किया, एक्सपेंसेस टू कैश। एचओ ने मान लो डेटर से अपना कलेक्शन किया, कैश टू डेटर। एचओ ने क्रेडिटर को कैश पे किया, क्रेडिटर्स टू कैश। एचओ ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट टू कैश। जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही अकाउंटिंग होगा, चाहे एचओ का बुक्स बनाओ चाहे ब्रांच का बुक्स। ब्रांच अगर अपने यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं डे टू डे, तो वो वैसे ही रिकॉर्ड करेगा जैसे यूजुअल मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो नॉर्मल यूजुअल मैनर में रिकॉर्ड करते चला जाएगा। मजा सिर्फ तब आएगा जब ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच आपस में कर रहे हो। अगर एचओ और ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक बनाएंगे, एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट। तो एचओ अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अपने बुक्स में एचओ अकाउंट बनाएगा, जिसके थ्रू आपस के ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग की जाएगी। से फॉर एग्जांपल एचओ ने ब्रांच को कैश दिया, एचओ ने ब्रांच को कैश दिया, तो एचओ बोलेगा मेरे यहां से कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। किसको दिया? ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच बोलेगा मेरे को एचओ से कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला टू एचओ अकाउंट। एचओ ने बोला मैंने ब्रांच को गुड्स दिया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैंने गुड्स भेजा तो गुड्स क्रेडिट हो गया, ब्रांच डेबिट हो गया। ब्रांच बोलेगा मेरे को गुड्स मिला, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। मेरे को गुड्स मिला तो गुड्स डेबिट कर लिया, किससे मिला? एचओ से, तो एचओ को क्रेडिट कर लिया। तो अगर इन दोनों के आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके लिए एचओ अपने बुक्स में बनाएगा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अपने बुक्स में बनाएगा एचओ अकाउंट, और उसके थ्रू हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ भी आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच में। अभी देखो एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे, गुड्स परचेज किया है तो एचओ अगर परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, एचओ अपने बुक्स में लिखेगा। ब्रांच ने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, जैसे नॉर्मल लिखते हैं। एक्सपेंसेस पे किया, एचओ ने अपना खर्चा पे किया तो एचओ एंट्री करेगा एक्सपेंसेस टू कैश। ब्रांच ने अपना खर्चा पे किया तो ब्रांच एंट्री करेगा एक्सपेंसेस टू कैश। गुड सोल्ड टू कस्टमर, एचओ ने माल बेचा तो वो लिखेगा कैश या डेटर टू सेल्स। ब्रांच ने माल बेचा तो ब्रांच लिखेगा कैश या डेटर टू सेल्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एचओ को अपने कस्टमर से पैसा मिला तो कैश टू डेटर। ब्रांच को अपने कस्टमर से पैसा मिला, कैश टू डेटर, नॉर्मल। एसेट परचेज किया, एचओ अपना एसेट परचेज किया, एसेट टू कैश। ब्रांच अपना एसेट परचेज किया, एसेट टू कैश। एचओ ने गुड्स दिया ब्रांच को, एचओ ने गुड्स दिया ब्रांच को, तो गुड्स दिया तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, और ब्रांच को दिया तो ब्रांच डेबिट हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ के लिए एक टाइप का सेल्स हो गया। ब्रांच को गुड्स मिला तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ, ब्रांच के लिए एक तरीके से परचेज हो गया, इसने गुड्स परचेज किया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, एकदम उल्टा एंट्री। जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, उल्टा एंट्री, पहले ब्रांच टू जीएसटीबी, अब जीएसटीबी टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न किया तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, एचओ डेबिट हो जाएगा, तो ब्रांच ने कर दिया एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच का खर्चा एचओ ने पे किया। एचओ नॉर्मली खर्चा पे करता तो एंट्री करता है एक्सपेंस टू कैश, बट वो इसका एक्सपेंस नहीं, वो ब्रांच का है, तो वो एंट्री करेगा ब्रांच टू कैश। ब्रांच बोलेगा मेरा खर्चा पे हुआ तो मेरे को एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बट मैंने पे नहीं किया, किसने पे किया? एचओ ने, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। नॉर्मली खर्चा पे करते तो एक्सपेंस टू कैश आता, बट कैश मैंने पे ही नहीं किया तो एक्सपेंस टू एचओ आ जाएगा। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा दिया, ब्रांच ने पैसा दिया तो ब्रांच लिखेगा एचओ टू कैश। एचओ को पैसा मिला तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच डेटर पेड कैश टू एचओ, ब्रांच का डेटर था उसने एचओ को दिया। नॉर्मली डेटर पैसा देता तो ब्रांच लिखता कैश टू डेटर, अब कैश ब्रांच के पास नहीं आया है तो वो लिखेगा एचओ टू डेटर, एचओ टू डेटर। और कैश एचओ के पास आया है तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, बट किससे आया है? ब्रांच से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। एक्सपेंस अलोकेटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच के लिए खर्चा अलोकेट किया, एचओ ने कुछ खर्चा किया था जिसमें से कुछ पोर्शन वो ब्रांच को बोल रहा है ये तुम लिखो, तो एचओ लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस कम कर लेगा, वो ब्रांच को ट्रांसफर कर देगा। ब्रांच लिखेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा। डन। एचओ ने कुछ इनकम अलोकेट किया है, कुछ इनकम एचओ ने रिकॉर्ड किया, उसमें से कुछ पोर्शन वो अब ब्रांच को दे रहा है, तो इनकम कम करना पड़ेगा एचओ, इनकम अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, इनकम अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच लिखेगा मेरे को इनकम रिसीव हो रहा है एचओ से, कैश नहीं आ रहा है बट ये इनकम मेरी है तो मेरे को रिकॉर्ड करना होगा, इनकम क्रेडिट करेगा, एचओ डेबिट करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू इनकम।
तो एचओ इनकम ट्रांसफर कर रहा है, वो इनकम को डेबिट करेगा, ब्रांच इस इनकम को रिकॉर्ड करेगा तो वो इनकम को क्रेडिट कर लेगा। इस तरीके से एचओ अकाउंट और ब्रांच अकाउंट यूज करके हम ये इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस थे जो हमने डिस्कस किए थे। गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। पहले गुड्स इन ट्रांजिट, एचओ ने ब्रांच को माल भेजा 29 मार्च को, ब्रांच को 31 मार्च तक गुड्स मिला नहीं, वो उसको अप्रैल में मिला। एचओ ने 29 मार्च को भेजा तो एचओ एंट्री कर दिया होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एचओ के यहां एंट्री हो गई। बट ब्रांच ने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है कि मेरे को एचओ से गुड्स मिलने वाला है। क्योंकि ब्रांच ने एंट्री नहीं की तो ब्रांच को एक एंट्री करनी चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। गुड्स इन ट्रांजिट एसेट है मेरा, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से मेरे पास माल आ रहा है। कैश इन ट्रांजिट, ब्रांच ने एचओ को कैश भेजा 29 मार्च को, ब्रांच ने भेजा, ब्रांच ने उस दिन एंट्री कर ली एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे यहां से कैश निकल गया। एचओ को कैश 31 मार्च तक नहीं मिला तो एचओ ने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है। एचओ को एंट्री कर लेना चाहिए कि ये कैश ट्रांजिट में है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर एचओ ये एंट्री नहीं करेगा तो एचओ और ब्रांच अकाउंट का हिसाब नहीं मिलेगा। ब्रांच ने एचओ को डेबिट कर दिया है बट एचओ ने ब्रांच को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको लिखना पड़ेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो एचओ ने माल भेजा, ब्रांच को नहीं मिला तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा गुड्स इन ट्रांजिट। ब्रांच ने कैश भेजा, एचओ को नहीं मिला तो एचओ रिकॉर्ड करेगा कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट ऑफ ब्रांच मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। एसेट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो ब्रांच का है, ब्रांच खुद मेंटेन नहीं कर रहा है, एचओ मेंटेन करना है। नॉर्मली इसलिए किया जाता है ताकि डेप्रिसिएशन वगैरह जो एंटिटी को प्रोवाइड करना है वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जा सके। ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट है बट ब्रांच अपने यहां मेंटेन नहीं करेगा, उसने बोला एचओ तुम इसको मेंटेन कर लो। तो अब एचओ के यहां दो फिक्स्ड एसेट हो गया, एक खुद का फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम लोग ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट नाम से लिखेंगे। ब्रांच फिक्स्ड एसेट एचओ ने परचेज किया, एचओ ने एक परचेज किया फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट उसी को रिकॉर्ड करना है तो वो एंट्री करेगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी को फिक्स्ड एसेट लिखना है, उसी ने परचेज किया तो वो एंट्री करेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच कुछ नहीं करेगा, ब्रांच बोलेगा मैं तो फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा और मेरे यहां से कैश भी नहीं गया है। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन दी ब्रांच एसेट्स, इस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एसेट लिख रहा है एचओ बट एसेट को यूज कौन कर रहा है, ब्रांच। अगर एसेट को ब्रांच यूज कर रहा है तो एसेट का डेप्रिसिएशन का खर्चा ब्रांच को लिखना चाहिए, तो ब्रांच एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। सर बट फिक्स्ड एसेट तो ब्रांच ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो वो फिक्स्ड एसेट को कैसे क्रेडिट कर सकता है, तो वो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट नहीं करके क्या करेगा, डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा और हेड ऑफिस उसको फिक्स्ड एसेट की वैल्यू से कम करेगा, वो एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। इसको ऐसे समझ सकते हो, पहले हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। बट डेप्रिसिएशन एचओ खर्चा क्यों दिखाएगा, ये तो उसका खर्चा है ही नहीं, ये तो ब्रांच यूज किया है, तो वो डेप्रिसिएशन ब्रांच को ट्रांसफर कर देगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पहले किया डेप्रिसिएशन टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, फिर ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डेप्रिसिएशन, ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। ब्रांच ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, वो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेगा डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। तो अगर यहां देखोगे डेप्रिसिएशन डेबिट किया एचओ ने, डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया तो वो कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। तो एचओ एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। ये एंट्री बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एंट्री अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट किसका है, ब्रांच का, यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, बस उसका अकाउंटिंग कौन कर रहा है, एचओ। तो हम लोग यहां पे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकते ब्रांच की बुक्स में, क्योंकि ब्रांच की बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट है ही नहीं। हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू एचओ, ब्रांच अपना एचओ ब्रांच फिक्स्ड एसेट कम करेगा, वो लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। डन। लास्ट, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। अगर ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लो ब्रांच ए ने ब्रांच बी को पैसा दिया, ब्रांच ए ने ब्रांच बी को गुड्स दिया, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होते हैं ब्रांच के बीच में, तो बोला गया जब इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होंगे कोई भी ब्रांच अपने बुक्स में दूसरी ब्रांच का अकाउंट नहीं खोलेगा। सारे ब्रांच जब अकाउंटिंग करेंगे तो यही मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन एचओ के थ्रू हो रहा है। मान लो ब्रांच ए ने ब्रांच बी को कैश दिया, तो हम लोग कैसे देखेंगे, सुनना, ब्रांच ए ने एचओ को कैश दिया, एचओ ने ब्रांच बी को कैश दिया। जब भी दो ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन हो हम
हम लोग बीच में एचओ को बैठा देंगे। तो ब्रांच ए ने एचओ को कैश दिया, एचओ ने ब्रांच बी को कैश दिया, ब्रांच बी को कैश दिया। अब ब्रांच ए ने एचओ को कैश दिया तो वो एंट्री करेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। एचओ को कैश दिया तो कैश कम हो जाएगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच बी को कैश मिला तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ, एचओ से मिला कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। अब ये लोग कभी भी अकाउंटिंग करेंगे हमेशा एचओ अकाउंट के थ्रू करेंगे। ये लोग कभी भी अपने बुक्स में दूसरा ब्रांच का अकाउंट नहीं खोलेंगे, नहीं तो बहुत इनकी अकाउंटिंग क्लमजी हो जाएगी। मान लो एक एंटिटी है, उसका 100 ब्रांच है, सारा ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर ऐसे वो लोग आपस का अकाउंट खोलने लगेगा तो हर ब्रांच को दूसरे 99 ब्रांच का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एचओ ने बोला अकाउंटिंग सिंपल रखते हैं, तुम लोग सारा चीज एचओ अकाउंट से रूट करो, तुमको दूसरा ब्रांच अकाउंट खोलने का जरूरत ही नहीं है, ताकि तुम्हारी अकाउंट ईजी हो जाए। अब अगर ब्रांच ए एचओ को डेबिट कर रहा है, ब्रांच बी एचओ को क्रेडिट कर रहा है, तो एचओ को अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट को इफेक्ट देना होगा, नहीं तो एचओ और ब्रांच का हिसाब नहीं मिलेगा। इसके लिए एचओ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। एडजस्टमेंट एंट्री हमने सीखा था क्या पास करेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर ब्रांच ए ब्रांच बी को कैश दे रहा है तो एचओ जब रिकंसिलिएशन एंट्री मारेगा वो मारेगा डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, ब्रांच बी, तो ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए। जो रिसीवर ब्रांच है उसको डेबिट करेगा, जो गिवर ब्रांच है उसको क्रेडिट करेगा। ये नॉर्मल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एचओ बोलेगा सॉल्टेक ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया तो सॉल्टेक ब्रांच अकाउंट डेबिट, काकुड़गाछी ब्रांच ने गुड्स दिया तो काकुड़गाछी ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो वो एक एंट्री पास करेगा जिससे वो क्या करेगा, लेक और काकुड़गाछी ब्रांच का जो हिसाब है वो अपने बुक्स में ठीक कर लेगा। तो जब भी कोई इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी ब्रांच दूसरे ब्रांच का अकाउंट अपनी बुक्स में नहीं बनाएगा, हर ब्रांच एचओ अकाउंट के थ्रू उसको रूट करेंगे। तो हम मानेंगे काकुड़गाछी ब्रांच ने एचओ को गुड्स दिया, एचओ ने फिर सॉल्टेक ब्रांच को गुड्स दिया। इसी तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे ताकि ब्रांच की अकाउंटिंग इजी हो सके। क्योंकि ब्रांच अपने बुक्स में एचओ अकाउंट को इफेक्ट दे रहा है तो एचओ को भी ब्रांच अकाउंट को इफेक्ट देना होगा। वो इफेक्ट देगा बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर इतना आपको अकाउंटिंग समझ में आता है तो यही हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का मेन पोर्शन है। एग्जाम में इंडिपेंडेंट ब्रांच से आज तक अगर क्वेश्चन कभी आया है, बहुत कम आता है, आया है तो वो यही पूछा है जर्नल एंट्री करके दिखाइए। एक चीज हमने सीखा था, ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एचओ बोलता है हम बार बार जब तुम ट्रांजैक्शन करोगे तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। एक काम करो, जितना तुम्हारा आपस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है सब मेरे को बताते जाओ, मैं सबका ऐसा स्टेटमेंट बना लूंगा। स्टेटमेंट, जितनी ब्रांचेस है सबका नाम लिखूंगा, जिसने दिया दिया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट करूंगा, जिसको मिला उसको डेबिट करूंगा। ऐसे करके जो ब्रांच रिसीवर है उसको डेबिट, जो ब्रांच गिवर है उसको क्रेडिट करूंगा। अल्टीमेटली महीने के एंड में जो ब्रांच का डेबिट क्रेडिट बैलेंस बचेगा उसको लेकर मैं एक जर्नल एंट्री पास कर दूंगा और सारे ब्रांच ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कर दूंगा। यहां पे जैसे जयपुर ब्रांच में डेबिट 30,000, क्रेडिट 42,000, क्रेडिट बड़ा है तो 12,000 का क्रेडिट बैलेंस मैं जयपुर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा ताकि पूरे महीने का ट्रांजैक्शन एक बार में इफेक्ट आ जाए। वैसे यहां पर सेकंड ब्रांच जो है वो कौन सी ब्रांच है, अजमेर ब्रांच, 27,000 डेबिट 29,000 क्रेडिट, तो 2,000 क्रेडिट है, अजमेर को क्रेडिट कर दूंगा 2,000 से। तो एक एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट बार बार एंट्री पास करने की जगह पूरे महीने के जितने ट्रांजैक्शन है इस टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड मंथ के एंड में एक एचओ जर्नल एंट्री मारेगा ताकि सारे ब्रांच अकाउंट रिकंसाइल हो जाए, सारे ब्रांच अकाउंट रिकंसाइल हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच में आप इतना कर लेते हो ना, इसके बाहर सीएमए इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसके बाहर जो भी पूछेगा फिर वो बड़े बड़े 14 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जितना ब्रांच से वो पूछता नहीं है। वो ब्रांच से 7 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, तो या तो वो पूछ सकता है डेटर सिस्टम का ब्रांच अकाउंट, या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में आप बना दो ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। रिटेल ब्रांच में वो पूछ सकता है बना दीजिए ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल ताकि ब्रांच का प्रॉफिट आ जाए, एंड यहां पर आपसे वो इंडिपेंडेंट ब्रांच में जर्नल एंट्री पूछ सकता है। तो जब भी इंडिपेंडेंट ब्रांच रिवाइज करे प्लीज टाइम वेस्ट ना करे, सिर्फ जर्नल देखें। डे टू डे ट्रांजैक्शन जो एचओ और ब्रांच कर रहा है वो नॉर्मली रिकॉर्ड होगा। अगर एचओ ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो एचओ अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अपने बुक्स में एचओ अकाउंट बनाएगा। आई होप आपको जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारे दो पार्ट्स थे, ये दोनों पार्ट आराम से क्लियर हो गए हो, रिवाइज हो गए हो। आप चाहो तो अभी के अभी, पास्ट एग्जाम में अभी रिसेंट में दिया नहीं है, आप चाहो तो अभी के अभी बुक में जाओ, इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक क्वेश्चन देखो जर्नल एंट्री वाला, वो जर्नल एंट्री खाली करके एक बार चेक कर लो, देखो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी।
फॉरेन ब्रांच में एज सच कुछ है नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन ब्रांच ने जो अपना ट्रायल बैलेंस बना रखा है डॉलर्स में उसको आप रुपी में कन्वर्ट करके दिखाइए, रुपी में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो फॉरेन ब्रांच का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा, फॉरेन ब्रांच का एक ट्रायल बैलेंस देगा जो कि डॉलर में, पाउंड में, येन में, यूरो में होगा। आपको बोलेगा ये डॉलर ट्रायल बैलेंस को रुपी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के रूल्स यूज करने पड़ते हैं। एस 11 बोलता है इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप चेक करो वो फॉरेन ब्रांच आपका इंटीग्रल ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है। इंटीग्रल ऑपरेशन किसको बोलते हैं? जो फॉरेन ब्रांच हमारे एक्सटेंशन की तरह काम करता है फॉरेन कंट्री में, जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसको जो माल चाहिए हमसे लेता है, जो एसेट चाहिए हमसे लेता है, जो पैसा चाहिए हमसे देता है, जो वो टाइम टू टाइम पैसे कमाता है वो हमको रेमिट करते चला जाता है। ऐसी ब्रांच होती है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, जिसका डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द एचओ इज वेरी हाई। दूसरा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ऐसे फॉरेन ऑपरेशन जो इंडिपेंडेंटली फॉरेन कंट्री में काम कर रही है, जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है नहीं, जो पैसा खुद कमा रही है, अपने पे खर्चा कर रही है, टाइम टू टाइम जो कमा रही है उसको प्लॉ बैक करके अपना बिजनेस बढ़ा रही है, जो मेरे को टाइम टू टाइम पैसा वैसा रेमिट नहीं करती, जो अपना धंधा खुद से चलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन अगर आया फॉरेन ब्रांच का तो बताएगा इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल। एक बार आपको पता चल गया इंटीग्रल ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल, तो डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल दिए गए हैं। आपको ये रूल फॉलो करना है कि भैया कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करनी है। डॉलर से रुपये में आना है तो एक्सचेंज रेट से यूज करना पड़ेगा। कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करनी है उसके रूल आपको दिए गए हैं। जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस में तो ओपनिंग स्टॉक हम कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग रेट पर, साल के शुरू की रेट पर, क्वेश्चन में दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट करोगे डॉलर से रुपये में क्लोजिंग रेट से। इनकम एक्सपेंसेस हम कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट से, एवरेज रेट से जो ड्यूरिंग द ईयर की एवरेज रेट थी उस एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस पूरे साल भर होते हैं। हाँ, कोई इनकम एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर डेट पर हुआ है और उस डेट की रेट आपको पता है तो वो रेट ले लीजिएगा। जैसे कोई इनकम ईयर एंड पे हुआ है और ईयर एंड की रेट पता है तो वो ले लेना, नहीं तो एवरेज रेट सारे इनकम एक्सपेंसेस। एचओ रिलेटेड आइटम जो एचओ के बुक्स में बैलेंसेस है उसके बेसिस पे कन्वर्ट कर लेना। एचओ ऑलरेडी इंडिया में वो सब कुछ रुपीस में बना रहा है, तो अगर कोई जीआरएफ एचओ दिखाई दे रहा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो एचओ की बुक्स में गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो रुपी फिगर है वही जीआरएफ एचओ का आपका कन्वर्टेड अमाउंट हो जाएगा। अगर ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट है डॉलर्स में, तो एचओ के बुक्स में एक ब्रांच अकाउंट होगा जो रुपीस में होगा, वही अमाउंट यूज करके ब्रांच अकाउंट के बैलेंस को कन्वर्ट कर लेना। तो जो भी एचओ रिलेटेड आइटम्स है, चाहे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, चाहे एचओ अकाउंट का बैलेंस, जो एचओ की बुक्स में बैलेंसेस है रुपीस वाले वही यूज कर लीजिएगा। एसेट एंड लाइबिलिटी अगर मॉनिटरी आइटम्स है, मॉनिटरी आइटम कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्रेडिटर, बीपी, लोन्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, मॉनिटरी आइटम है तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट यूज करके। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स वगैरह हो गया, हम उनको कन्वर्ट करेंगे रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बट यहां पे नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग क्लोजिंग रेट। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में इंटीग्रल ऑपरेशन से सिर्फ दो डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस, यहां पे नॉन मॉनिटरी आइटम हम कन्वर्ट करते हैं रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको फिक्स्ड एसेट का बैलेंस देगा और आपको एक्सचेंज रेट देगा जिस दिन फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ था। तो जिस दिन फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ था उसी रेट से हम लोग फिक्स्ड एसेट को आज भी कन्वर्ट करेंगे। बट अगर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो फिर आप पुरानी वाली रेट यूज नहीं करोगे, जो आज की क्लोजिंग रेट है उससे आप फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट करोगे और उसका वैल्यू निकालोगे। डेप्रीसिएशन उसी रेट पे करना जिस रेट पे फिक्स्ड एसेट को कर रहे हो। अगर आपका इंटीग्रल ऑपरेशन है तो फिक्स्ड एसेट हो रहा है रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रीसिएशन भी रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग रेट पे हो रहा है तो डेप्रीसिएशन भी क्लोजिंग रेट पर होगा। जिस रेट से फिक्स्ड एसेट कन्वर्ट करेंगे उसी रेट से डेप्रीसिएशन को कन्वर्ट करना है। अगर कोई डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के अलग अलग आइटम आप अलग अलग रेट पे कन्वर्ट कर रहे हो तो डिफरेंस बिल्कुल आएगा। अगर इंटीग्रल ऑपरेशन है जो भी डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में वो एक्सचेंज गेन या लॉस मानकर हम पीएल में ले जाएंगे। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में तो एक्सचेंज गेन, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो एक्सचेंज लॉस। ये एक्सचेंज गेन या लॉस पीएल में चला जाएगा जब हम पीएल बनाएंगे ब्रांच का। गेन है पीएल के क्रेडिट में, लॉस है पीएल के डेबिट में, तो जितना भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज गेन या लॉस मान के
पीएल में चला जाएगा। बट नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में वो गेन या लॉस पीएल में नहीं जाएगा, उस गेन या लॉस को हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व्स के अंदर दिखाएंगे, जिसका नाम होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो दो डिफरेंस है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में। इंटीग्रल में नॉन मॉनिटरी आइटम हम वैल्यू करते हैं रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बट नॉन इंटीग्रल में हम वैल्यू करते हैं क्लोजिंग रेट पर। दूसरा, इंटीग्रल में जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस आता है वो पीएल में जाता है, ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज गेन या लॉस है, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइटम्स एट डिफरेंट रेट, वो मैं पीएल में ले जाता हूं गेन और लॉस बोल के। नॉन इंटीग्रल में वो पीएल में नहीं जाता, वो जाता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। बहुत कम चांस है कि इससे आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे, बट ये सारी चीजें आपको एग्जाम में थ्योरेटिकली मतलब एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है उसका एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। इंटीग्रल है तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा, पीएल में। अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो वहां पर नॉन मॉनिटरी आइटम हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पे। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो वहां हम कन्वर्ट करेंगे रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज पे। आपको क्वेश्चन में सारी रेट्स दी रहेगी, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, विच वन ऑफ दीज इज अ मॉनिटरी आइटम, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, तो आपको दे देगा कैश, बैंक, स्टॉक, ऑल ऑफ दी अबव, या कैश, बैंक, डेटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही मॉनिटरी है, कैश, बैंक, डेटर, ऑल ऑफ दी अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनिटरी आइटम, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। तो स्टॉक इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, क्योंकि स्टॉक कितने भाव में बिकेगा वो अभी मुझे पता नहीं है, तो उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। वो सब AS11 के रिवीजन में मिल जाएगा, मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम। यहां पे आपको सिर्फ ये कन्वर्जन की रेट्स याद रखनी है। अगर आपको फॉरेन ब्रांच का रिवीजन करना है, कुछ मत करना, सिर्फ ये रेट्स याद करना। अगर रेट्स याद रहेगा तो फॉरेन ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन आएगा डॉलर से रुपये में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डॉलर का ट्रायल बैलेंस देगा, आपको रेट्स यूज करके उसको रुपये में कन्वर्ट करना है। रेट्स कौन सा यूज करना है ये मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये हमारा ब्रांच चैप्टर था। मेरे हिसाब से आगे भी जाते हुए मैं जो देख पा रहा हूं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, वो आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच से अगर कुछ दिया तो जर्नल एंट्री वो पूछ सकता है 7 मार्क्स का। क्लियर छे? मैंने दो क्वेश्चन आपके साथ बनाए, एक डेटर सिस्टम का, एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो जून 26 का आया है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन 6 में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 6 में ये क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे उन्होंने क्या मांगा है, हम लोग ये बनाएंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। आपको बोल रहा है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, वापस ब्रांच अकाउंट मांग रहा है, मतलब डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम from the following particulars for the year ended 31st March 23, assuming HO sold goods at cost plus 25%। HO जब ब्रांच को माल देता है कॉस्ट पे 25% जोड़ के, कॉस्ट प्लस होना चाहिए था मेरे पे, कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% मतलब 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 1/4 कॉस्ट पे है तो 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। 4 रुपए की कॉस्ट पे HO 1 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता है, तो इनवॉइस प्राइस 5 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 1/5। मेरे को बोल रहा है एक ब्रांच अकाउंट बना के दिखाइए। आइए बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। मैं यही बनाता हूं, आप एक बार एक ब्रांच अकाउंट रेडी कीजिए, एक ब्रांच अकाउंट रेडी कीजिए। क्वेश्चन 6, आंसर टू क्वेश्चन 6A है ना, 6A। मैं एक ब्रांच अकाउंट रेडी करता हूं, आप भी रेडी करो। ब्रांच अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ वर्किंग नोट्स रेडी करूंगा, जैसे एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, एक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं नहीं बना रहा वो। एक मैं बनाऊंगा ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, क्वेश्चन में एक पेटी कैश भी दिया हुआ है। ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पेटी कैश। ये वर्किंग नोट्स हो गए मेरे, ताकि मैं ब्रांच अकाउंट को अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। 1 मिनट टाइम लेके आप फटाफट ये बना लो, रेडी करो। डन। आइए अपने करते हैं आगे काम।
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस पर 12,500, तो मैं यहां टू बैलेंस बीडी ब्रांच अकाउंट में ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये हो गया 12,500, बट ये इनवॉइस प्राइस में है, तो बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक के अंदर जो लोडिंग है उसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो 12,500 का 1/5, 12,500 का 1/5 इनवॉइस प्राइस के ऊपर 1/5, ये 2,500। नेक्स्ट, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 5,000, तो ये एसेट साइड में डेटर आ जाएगा, यहां डेबिट साइड में 5,000। मैंने डेटर अकाउंट भी बनाया है, तो टू बैलेंस बीडी 5,000, टू बैलेंस बीडी 5,000। नेक्स्ट, पेटी कैश 1,000, पेटी कैश भी एक एसेट है, ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, तो पेटी कैश 1,000, मैंने एक पेटी कैश अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस बीडी 1,000, 1,000। आगे चलता हूं, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, गुड सेंड टू ब्रांच 40,000 इनवॉइस प्राइस, एचओ ने ब्रांच को माल भेजा, ब्रांच को दिया, तो ब्रांच डेबिट हो जाएगा, टू गुड सेंड टू ब्रांच 40,000। अब ये इनवॉइस प्राइस है, तो ऑपोजिट साइड में बाई गुड सेंड टू ब्रांच, इसका लोडिंग 40,000 पे 1/5, 1/5 8,000, 1/5 8,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू एचओ बाई जीएसटीबी, गुड्स वापस रिटर्न कर दिया, ब्रांच ने माल भेज दिया, तो क्रेडिट साइड में 5,000। अब इसका लोडिंग टू जीएसटीबी, 5,000 का 1/5 1,000, 5,000 का 1/5 1,000। ये हो गया गुड्स सेंट, ये हो गया गुड्स रिटर्न्ड, ये वाला रिटर्न्ड, ये हो गया लोडिंग गुड्स सेंट का, ये हो गया लोडिंग गुड्स रिटर्न्ड का, लोडिंग ऑपोजिट साइड में। नेक्स्ट, कैश सेल्स 12,000, ब्रांच ने गुड्स बेचा, अब ब्रांच ने कस्टमर को माल बेचा, तो एचओ तो इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स 12,000, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ब्रांच और एचओ दोनों इन्वॉल्व नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, तो कैश अकाउंट में टू डेटर, ये भी ब्रांच थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, डेटर में बाई कैश 30,000, ये ब्रांच थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, एचओ इन्वॉल्व नहीं है तो ऊपर नहीं आएगा। बैड डेट अलावेंसेस, ये भी कस्टमर को ब्रांच दे रहा है, बाई बैड डेट 2,000, बाई अलावेंसेस 1,000, ये कुछ ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि यहां एचओ इन्वॉल्व नहीं है, एचओ इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मेरे को बोला गया रिटर्न इनवर्ड्स, ब्रांच ने कस्टमर ने माल रिटर्न किया ब्रांच को, तो ये ब्रांच और कस्टमर की बात है, बाई सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड 1,000, 1,000। फिर चार्जेस सेंड टू बैंक, ये चार्जेस सेंड टू बैंक नहीं होना चाहिए था, चार्जेस सेंड टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को कुछ चार्जेस के लिए पैसा भेजा, एचओ ने दिया ब्रांच को, रेट्स टैक्सेस सैलरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एचओ ने ब्रांच को दिया, तो टू कैश अकाउंट, एचओ ने ब्रांच को दिया तो ब्रांच में डेबिट हो जाएगा, रेट्स टैक्सेस 3,000, सैलरीज 8,000, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, पेटी खर्चों के लिए 1,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, ये मिसलेनियस एक्सपेंस वाला आप पेटी मान सकते हो, पेटी कैश के लिए दिया, तो पेटी कैश अकाउंट में टू एचओ, एचओ से पैसा आया 1,000, एचओ से और रुपया आया, 1,000 मेरे पास था, एचओ ने 1,000 दिया मिसलेनियस खर्चों के लिए, 1,000 रुपया। नेक्स्ट, बाद बाकी जो पैसा आया वो कैश में मत दिखाना क्योंकि वो सीधा खर्चा पेमेंट हो गया, तो वो कैश में नहीं आएगा, बट ये जो पेटी कैश के लिए दिया है वो मैंने पेटी कैश में दिखा दिया। आगे चलता हूं, फिर मेरे को बोला गया क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच के पास आईपी में 15,000, बाई बैलेंस सीडी स्टॉक 15,000, अब ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो ऑपोजिट साइड में टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 15,000 पे 1/5 3,000, 1/5 3,000। नेक्स्ट, डेटर्स 4,000, तो ये यहां पे डेटर्स आ गया 4,000, और डेटर अकाउंट में भी मैं दिखा दूंगा बाई बैलेंस सीडी 4,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 4,000। और एक चीज दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया है, पेटी कैश का बैलेंस 1,000, पेटी कैश बैलेंस 1,000, तो पेटी कैश यहां आ जाएगा, एक एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस, और पेटी कैश अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी 1,000। ये सारा हमने लिख दिया।
जस्ट अ सेकेंड, ये शायद चल नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड। क्या हो गया मुन्ना? थोड़ी देर और मुन्ना, जस्ट अ सेकेंड, आ गया। डन है बात, ये 1000 आ गया। अब एक एक करके मैं लेजर्स क्लोज करता हूं। पेटी कैश में 2000 आया, 1000 था, 1000 आया, 2000, 1000 अभी भी बचा हुआ है, तो 1000 का खर्चा हो गया होगा। ये ब्रांच ने अपना खर्चा पेमेंट किया। ब्रांच ने जो अपना खर्चा पेमेंट किया, ब्रांच ने जो अपना खर्चा पेमेंट किया, वो ब्रांच और आउटसाइडर की बात है, यहां एचओ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, और बस ये पेटी एक्सपेंसेस आ गया 1000 रुपया। कैश जो ब्रांच के पास आया, ब्रांच उसको एचओ को रेमिट कर देता है बाई हेड ऑफिस 42,000। ये ब्रांच ने पैसा एचओ को भेज दिया। अब ब्रांच ने पैसा एचओ को दिया, तो यहां पे बाई कैश, ब्रांच ने दिया एचओ को, तो बाई कैश 42,000, बाई कैश 42,000। डेटर अकाउंट में सेल्स दिया हुआ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल निकाल लो। जो ब्रांच ने कस्टमर्स को माल बेचा है, जो ब्रांच ने कस्टमर्स को माल बेचा है, वो आ जाएगा 33,000 टू सेल्स। अब ये ब्रांच ने कस्टमर्स को बेचा है, इसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ऊपर नहीं आएगा, ये सब सेल्स निकल के रह जाएगा, यही रह जाएगा। डन, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करता हूं, देखता हूं कितना नेट प्रॉफिट आएगा, देखता हूं कितना नेट प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड 77,500। अब मैं डेबिट माइनस कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 3,000। ये नेट प्रॉफिट है ब्रांच का 3,000, ये नेट प्रॉफिट है ब्रांच का 3,000। मैं बैलेंस करूंगा ब्रांच अकाउंट को, जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। आप एक बार चेक कर लेना, दोनों साइड, दोनों साइड चेक कर लेना। मैंने कैलकुलेशन किया है, बट गलती हो सकती है। 3,000। ये मेरा एक और क्वेश्चन था, कौन से सिस्टम से? डेटर सिस्टम से। तो आप देखो, पीवाईक्यू भी मैंने देखा, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी वगैरह देखा, ज्यादातर ब्रांच में इंस्टीट्यूट इसी डेटर और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के पीछे क्वेश्चन देता है। ये मेन पार्ट है, इसको पहले अच्छे से करना, फिर जर्नल एंट्री ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, फिर फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन खाली डॉलर से रुपये में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो रेट्स यूज करने के लिए। डन। आई होप आपको मेरी पूरी चर्चा क्लियर हुई हो, एंड आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो हेल्प किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, एंड कमेंट में लिखें कि सर हम लोग इस टर्म में एग्जाम पास होने वाले हैं। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।